कांग्रेस को मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, ये वादा आप लोगों से करने जाता हूँ। साथियों, पहली बार देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तैलचित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। आप देख रहे हैं BMW बिहार आपके साथ, मैं हूं रियासत। देखिए इस वक्त हम चिराग पासवान के प्रोग्राम में, जहां पे चिराग पासवान के तमाम वरिष्ठ नेता यहां मौजूद है। बता दें कि आज जो है चिराग पासवान की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और चिराग पासवान खुद यहां पर आए हुए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और जिस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, संबोधन के दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण भी लिया है और तमाम लोगों को शपथ ग्रहण भी करवाया है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में तमाम लोग आए हुए हैं। और दरअसल चिराग पासवान जिस तरीके से दहाड़ मारे और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर भी कई निशाने उन्होंने साधे और कई बात उन्होंने खुलासा किया है कि चिराग पासवान जिस तरीके से उनके पिता का जो वसीयत है, जिस तरीके से अपने पिता का नाम रोशन करके चिराग आगे निकले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उनको रोका जाता है, टोका जाता है। और जस्ट मेरे बगल में चिराग पासवान जो है लोगों को संबोधन दे रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ चिराग पासवान कर रहे हैं और आम पब्लिक की क्या भीड़ है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं ये शपथ पत्र पढ़ूंगा, मेरे साथ आप लोग इसकी पंक्तियों को दोहराने का काम करें। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान किया गया था इस कानून। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास खुशी है, मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उन बातों को समझने का काम किया, न सिर्फ समाज की चिंताओं को सुनने का काम किया, बल्कि उस पर तुरंत अमल करते हुए अगले दिन ही इस फैसले को वापस लेकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम। इसके पूर्व संभवतः अगर साल मुझे ठीक से याद है 2019 के शायद के बाद 18-19 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में महसूस होता है। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन
जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं करता। हाल फिलहाल में लेटरल एंट्री का भी एक मामला आया जहां पर ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई जिन पदों तक पहुंचने की सोच इच्छा हमारे समाज के लोग रखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्वज कर चुके हैं। आज वो कम से कम हम लोगों को एक ऐसे स्थान, एक ऐसे मंच पर उन्होंने हम लोग को लाकर खड़ा किया जहां पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। नहीं तो याद कीजिए, समय का एक कालखंड वैसा भी था, एक दौर ऐसा भी था जब अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, उनकी कमर पर झाड़ू बांधा जाता था, गले में घंटी लगाई जाती थी कि अगर गांव में ये लोग आए तो खिड़की दरवाजे बंद कर लें। छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी ना कभी समय के किसी न किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे, जिनको देखना छूना पाप माना जाता था, उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है, जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं रही हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रही। तो जो लोग कभी ना कभी क्रीमी लेयर का जिक्र करते हैं वो लोग बताए ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो? कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो? हकीकत है कि आज भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि इसका आधार छुआछूत। भले आप आर्थिक तौर पर कितने भी सक्षम हो जाए, भले आप शैक्षणिक तौर पर कितने भी सक्षम हो जाए, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां थी इनके पास, नाम लेते लेते पढ़ना खत्म हो जाता, उसके बावजूद भी ये भेदभाव उनके साथ हो। और आज भी अगर आप सामाजिक तौर पे बोले तो एक मुख्यमंत्री का पद से बड़ा और कौन सा पद, अगर तब उनके साथ भेदभाव हो तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की, और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता तब तक जो लोग ये बात करते हैं इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करें। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया। साथियों, मुझे आप लोगों को ये कहने बताने की जरूरत नहीं है, ये वादा मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ है, और उससे बड़ा ये वादा मेरा मेरे पिता के साथ, जिनको मैंने ये वादा दिया है कि उनके हर अधूरे सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। ये वादा और उनके सपनों में सबसे बड़ा अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी है। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों को, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक अधिकार सम्मान दिलाने के, जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। पहली बार
देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तैलचित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। वीपी सिंह जी की वो सरकार 89 में वीपी सिंह जी की वो सरकार, जिसमें पहली बार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने। श्रम एवं कल्याण विभाग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और उस वक्त का ये विभाग बहुत बड़ा विभाग होता था। आज इस विभाग को 6-7 छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को आज की तारीख में उसमें से बाल महिला ये सब अलग कर दिया गया। उस वक्त ये तमाम मंत्रालय 6-7 मिनिस्ट्रियां मिलकर एक बड़ा मंत्रालय हो गया। उस वक्त पहली बार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये देन है कि उन्होंने भारत के सेंट्रल हॉल में, और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा तो इन्हीं लोगों ने, ये विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, इन लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ मैं तीसरी बार का सांसद हूँ, जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूँ, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा एक परिवार के 3-3 सदस्यों की, 3-3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3-3 पीढ़ियों की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई, पर डॉक्टर तक जरूरी नहीं समझा। आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेते ये लोग नहीं सके। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस जैसी पार्टियों से, जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करते ये लोग नहीं थक गए, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा। 47 में भारत आजाद हुआ और एक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कांग्रेस के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि जगह दिल में होनी चाहिए, अगर दिल में जगह है तो दीवार में। और आज भारत की संसद में सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल बाबा साहेब की वो तस्वीर है। ये जानकारी आप लोग के साथ सिर्फ इस उद्देश्य से साझा कर रहा हूं ताकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सही मायनों में हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे समाज को सम्मान दिलाने के लिए किसने लड़ाई लड़ी और कौन आके यहाँ पे हरियाली आंसू बहाने का काम कर रहा है, झूठी बातें करने का काम कर रहा है। आज लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। उनके जयंती दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आज बहुत आसान है कई ऐसे राजनीतिक दलों के बात पर आकर बाबा साहेब की जयंती मनाना, बाबा साहेब का नाम लेना, उनके नाम पर हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना, जबकि हकीकत कि एक लंबे समय तक बाबा साहेब को आजादी के बाद की सरकारों ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज हमारे नेता की वजह से न सिर्फ बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, बल्कि उनके जितने तीर्थस्थल, ऐसी जगहें जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ हो, मऊ हो या लंदन तक, जहां पर जाकर उन्होंने तालीम शिक्षा हासिल करने का काम किया, इन तमाम स्थानों को चिन्हित कर उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलवाकर उनको विकसित करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आज ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता कि मेरे नेता, मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया ताकि हम भी ऐसी टिप्पणी करनी चाहती है
तो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास करें। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है, और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से बांटते रहेंगे, और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते ये लोग छीनने का काम करें। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज फिर से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, जिसने सदियों से प्रताड़नाएं झेलने का काम किया, भेदभाव के शिकार हुए, निरंतरता में अपने अधिकारों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और ये संघर्ष आज भी थमा नहीं है, आज भी ये बदस्तूर जारी है। आज भी हम लोग को अपने छोटे छोटे हक अधिकारों के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई को अंजाम तक, एक सुखद सकारात्मक अंजाम तक लेकर जाने की सोच के साथ मेरे नेता ने, जिसे अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान के माध्यम से कई ऐसे प्रावधान बनाने का काम किया, जिसके पीछे की सोच सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई थी, सामाजिक अवसरों से जुड़ी हुई, ताकि समाज में हमें एक बराबर के अवसर मिले, एक बराबर के अधिकार मिले, एक जैसा सम्मान मिले। अफसोस, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दशकों तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिलाने का काम किया, पर फिर भी उनके रहते हुए हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर नहीं जा पाए। कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संघर्ष करने का काम किया, ताकि वो हमारे समाज के लोगों को उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में बराबरी और समानता का अधिकार दिला सके। अफसोस, मेरे नेता ने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया, पर आज भी कई ऐसे उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जाति के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, हम लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, हम लोगों को जो मौके, जो अवसर मिलने चाहिए, जो हमारा हक, हमारा अधिकार है, उससे हम लोग को वंचित रखा जाता है, और गाहे बगाहे कई ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग के अधिकारों पर डाका डालकर दूसरे लोगों को हमारे अधिकार देते हैं। ये प्रथा आज भी कायम है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की पीढ़ी पर कि कम से कम अपने आने वाले भविष्य के, हमारी अगली पीढ़ी को इस तरीके के संघर्ष, भेदभाव, अत्याचार से ना गुजरना पड़े, उसके लिए आज हम लोगों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े फैसले लेने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है तो सामाजिक एकता,
आज सबसे ज्यादा प्रहार हमारी एकता पे किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा प्रयास हम लोगों को तोड़ने का किया जा रहा है, ताकि आपस में हम लोग बटे, आपस में हम लोग एक दूसरे का हम लोग विरोध करें। और जो अंग्रेजों के जमाने की नीति चलती थी, डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो, उस नीति पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कार्य करने का प्रयास करते और हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते। और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।